पिछले 15 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास ले रहा हूं। वस्तुतः आपके सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था है और इंडियन इकोनॉमिक्स आईएएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस में है। मैं प्रीलिम्स की क्लास अलग लेता हूं और मेंस की क्लास अलग लेता हूं। आइए हम लोग देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। हम लोग सबसे पहले अर्थव्यवस्था के जितने भी टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, उस शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से अधिकांश प्रश्न अर्थव्यवस्था के शब्दों से पूछे जाते हैं। यदि टर्म्स को समझ लिया जाए, अर्थात अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था के शब्दों को समझ लिया जाए, तो हम सब के लिए अर्थव्यवस्था को समझना आसान हो जाएगा। जैसे हम अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का शास्त्र का अर्थ है कि आर्थिक गतिविधियों का शास्त्र, अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र कहलाता है। प्रश्न ये उठता है कि आर्थिक गतिविधि क्या है? किसे हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं? वस्तुतः आर्थिक गतिविधि का संबंध लाभ और हानि से जुड़ा होता है। अर्थात हर ऐसी गतिविधि आर्थिक गतिविधि है जहां उत्पादन हो, लाभ एवं हानि का प्रश्न जुड़ा हो। यहीं पर आर्थिक गतिविधि और सामाजिक गतिविधि में अंतर किया जा सकता है। आर्थिक गतिविधि इकोनॉमिक एक्टिविटी और सामाजिक गतिविधि सोशल एक्टिविटी। आर्थिक गतिविधि का संबंध उत्पादन से होता है। जैसे एक किसान गेहूं की खेती करता है या चावल की खेती करता है, तो गेहूं की खेती करना और चावल की खेती करना एक आर्थिक गतिविधि है। जैसे एक किसान खेत की जुताई करता है, खेतों में बीज को बोता है, खेत की सिंचाई करता है, अब गेहूं का उत्पादन होता है। तो गेहूं के उत्पादन में जितनी भी गतिविधियां संपन्न होती हैं, वो सभी गतिविधि आर्थिक गतिविधि है। मान लिया जाए घर की कोई महिला है या कोई पुरुष या कोई व्यक्ति
रोटी बनाता है, रोटी, और रोटी को बेच करके लाभ कमाता है, तो आर्थिक गतिविधि है। पर यदि स्वयं के लिए रोटी बनाता है, अपने खाने के लिए रोटी बनाता है, वहां लाभ हानि का प्रश्न न जुड़ा हो, तो उसे आर्थिक गतिविधि नहीं कहा जाएगा। इसका अर्थ यही है, हर वह गतिविधि आर्थिक गतिविधि कहलाएगी जहां लाभ एवं हानि का प्रश्न जुड़ा हो। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं मैं। मान लीजिए आप अपने घर पर अपने मां बाप की सेवा करते हैं, तो एक सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि सेवा के बदले कुछ लेते नहीं हैं आप। पर यदि आपने यह कह दिया कि आधा घंटा सर की मालिश करने की फीस 10 रुपए है, तो लाभ का प्रश्न जुड़ गया। और जहां भी लाभ का प्रश्न जुड़ा, वह एक आर्थिक गतिविधि है। इसका अर्थ यह है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यह है, सामाजिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि का अध्ययन नहीं किया जाता, केवल आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। एक मैं उदाहरण लेता हूं आपसे। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने घर की सफाई करते हैं। सफाई, तो घर की सफाई करना एक सामाजिक गतिविधि है। पर दूसरे के घर की सफाई करते हैं और सफाई के बदले में 10 रुपए मजदूरी लेते हैं, तो एक आर्थिक गतिविधि होगी। क्यों? क्योंकि वहां लाभ का प्रश्न जुड़ा है। मान लीजिए आप घर की सफाई करते हैं ताकि लोग आपके घर में आकर रुकें और एक न्यूनतम कीमत चुकाए, तो फिर यहां लाभ का प्रश्न जुड़ गया, क्योंकि आने वाले लोग न्यूनतम कीमत चुका रहे हैं। एक उदाहरण लेता हूं मैं आपसे। एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, बच्चे की परवरिश करती है, तो एक सामाजिक गतिविधि है। पर एक मां या एक महिला अपने कोख को, यूट्रस को, गर्भाशय को किराए पर देती है। किराए पर देने का अर्थ है कि बदले में कीमत लेगी, तो वहां लाभ का प्रश्न जुड़ गया। और जहां भी लाभ का प्रश्न जुड़ेगा, वह सब आर्थिक गतिविधि कहलाएंगी। इसका अर्थ यह है कि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। आपके सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था आपके सिलेबस में है। प्रश्न ये उठा, अर्थव्यवस्था क्या है? यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। इसका मतलब यह है कि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। पुनः एक प्रश्न उठा, आखिर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्यों करते हैं? जरूरत ही क्या है? हम क्यों अध्ययन करें अर्थव्यवस्था का? वस्तुतः किसी भी देश के पास एक सीमित संसाधन होता है, और असीमित आवश्यकता होती है।
संसाधन सीमित होते हैं, आवश्यकता असीमित होती है। आवश्यकता में चाहे वह रोटी कपड़ा मकान की हो, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, टीवी, मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर की हो, यह आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में सीमित संसाधन से असीमित आवश्यकता को पूरा कैसे किया जाए? ये जो असीमित आवश्यकता है, इसे पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, यह जानने के लिए ही हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, ये जो आवश्यकता है, चाहे वह रोटी, कपड़ा, मकान की हो, चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा की हो। अब सोचो आप कि हर देश के पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग विकास कर रहे हैं, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही है, लेकिन संसाधन लगातार सीमित हो रहे हैं। जैसे जमीन एक संसाधन है। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। शहरों का विस्तार लगातार होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर घरों की मांग बढ़ेगी, रोटी की मांग बढ़ेगी, कपड़े की भी मांग बढ़ जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या में वृद्धि होने से लोगों की आवश्यकता बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हमारे संसाधन सीमित होते जाएंगे। ऐसी स्थिति में सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकता को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक में प्रश्न उठाता हूं मैं कि जब हम किसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो प्रश्न यह उठा कि आखिर सीमित संसाधनों से लोगों की असीमित आवश्यकता कैसे पूरी की जाए, क्या किया जाना चाहिए। और यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती भी है। चुनौती यह है कि वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए और उसका वितरण कैसे किया जाए। एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए अलग अलग देश अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। पुनः हम ये देखते हैं कि हम जब अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात की जाए तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर
हम दूसरी चीज बात करेंगे, विकास का स्तर। हम तीसरी चीज बात करेंगे संबंध के आधार पर। अब एक चीज सोचो, इस अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात की जाती है तो सबसे पहले बात करेंगे राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर। राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहली चीज समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी चीज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी बात है मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के जब स्तर की बात करेंगे तो विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था और इमर्जिंग अर्थव्यवस्था। जब संबंध के आधार पर बात करेंगे तो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। अक्सर आपने ये सुना होगा कि अखबार में, न्यूज़पेपर में कि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रही है। ओपन इकोनॉमी की बात की जाती है। आइए हम देखते हैं इन शब्दों का अर्थ क्या है। सबसे पहले प्रश्न ये है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? पहली चीज, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण राज्य सरकार के द्वारा होता है। दूसरी चीज, उत्पाद की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित। एक से ध्यान दो इस बात को, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां उत्पादन और वितरण राज्य सरकार करे, अर्थात उस देश में केवल सरकारी कंपनियां हों। जैसे मैं इस मार्कर के एग्जांपल लेता हूं, इस मार्कर का उत्पादन भी सरकार करे। जितनी चीजें हैं प्रत्येक वस्तु का उत्पादन सरकार करे, अर्थात
सब कुछ सरकारी हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी कंपनी हो, सरकारी अस्पताल हो, राशन की दुकानें भी सरकारी हो, टीवी की कंपनी भी सरकारी हो। प्रत्येक वस्तु, चाहे वह प्रोडक्ट हो, चाहे वह सेवाएं सर्विसेज हो, प्रत्येक वस्तु या सेवा का उत्पादन सरकार करे या राज्य करे। यहां तक कि डिस्ट्रीब्यूशन भी, वितरण भी राज्य सरकार करे। तो उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब एक चीज सोचो आप कि जब उत्पादन और वितरण राज्य सरकार करेगी तो स्वाभाविक है उत्पाद की कीमत भी सरकार डिसाइड करेगी, न कि बाजार। जैसे यह मानकर यदि इसका उत्पादन सरकार करती है यह राज्य करता है, तो इस मार्कर की कीमत 20 रुपये होगी कि 30 रुपये होगी, यह भी सरकार निर्धारित करेगी। और जितनी भी सरकारी दुकान होंगे, हर सरकारी दुकान पर 20 रुपये में ही मार्कर उपलब्ध होगा। समान अर्थ यही है कि उत्पादन और वितरण में राज्य की भूमिका हो या सरकार की भूमिका हो, और उत्पाद की कीमत भी सरकार डिसाइड करे, तो उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब एक चीज सोचो, आखिर सरकार ऐसा करती क्यों है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में जन कल्याण प्राथमिक होता है। तथा कल्याणकारी योजना का संचालन होता है। इसका अर्थ यह है समाजवादी अर्थव्यवस्था में आम जनता के कल्याण के लिए सरकार योजना बनाती है, और सरकार का उद्देश्य यह होता है कि कोई व्यक्ति भूखा न मरे। यदि किसी व्यक्ति की मौत भूख से होती है, इसका मतलब यह है सरकार असफल है। इसलिए देखा जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि गरीबों को फ्री में, मुफ्त में सुविधाएं दी जाती हैं, और अमीरों से क्या लिया जाता है? बड़े पैमाने पर टैक्स लिया जाता है। वस्तुतः इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः आर्थिक समानता होती है। प्रश्न यह उठता है कि आर्थिक समानता क्यों होती है? क्योंकि उत्पादन और वितरण भी सरकार करती है, उत्पाद की कीमत भी सरकार डिसाइड करती है। अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य जन कल्याण होता है। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश होती है कि संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो। इसका मतलब यह है इन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? संसाधनों का न्यायोचित वितरण होता है। अर्थात जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी स्कूल होंगे, सरकारी अस्पताल होंगे, सरकारी राशन की दुकानें होंगी, और सभी को फ्री में सुविधाएं मिलेंगी। तो स्वाभाविक है न तो कोई ज्यादा गरीब होगा और न तो कोई ज्यादा अमीर होगा, अर्थात आर्थिक समानता होगी। इसलिए देखा जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है उत्पादन और वितरण सरकार करे, उत्पाद की कीमत भी सरकार डिसाइड करे, जन कल्याण प्राथमिक हो,
यहां आर्थिक समानता होती है और संसाधनों का न्यायोचित वितरण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। मान लीजिए सरकार लगातार अस्पताल, स्कूल का अधिग्रहण करती जा रही है और सरकार ने यह निर्णय लिया कि आज के बाद प्रत्येक वस्तु का उत्पादन सरकार करेगी या उत्पाद की कीमत भी सरकार डिसाइड करेगी। इसका अर्थ यह है कि सरकार समाजवाद की ओर जा रही है। जैसे जब 2008 में मंदी आई थी तो विश्व के अनेक देश बैंक और बीमा कंपनियों का अधिग्रहण करने लगे, अर्थात बैंक को बीमा कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित होने लगा। इसका अर्थ यह है कि आप सेवाओं का उत्पादन सरकार करेगी, अर्थात सरकार समाजवाद की ओर जा रही है। फिर एक प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह समाजवाद का विपरीत रूप है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण में राज्य की भूमिका थी, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका नहीं होती, बाजार की भूमिका होती है। अर्थात उत्पादन एवं वितरण निजी क्षेत्र द्वारा। दूसरी चीज, उत्पाद एवं कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा। दो महत्वपूर्ण बातें होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पहली चीज, उत्पादन वितरण प्राइवेट सेक्टर करता है, जैसे कि निजी अस्पताल खुलने लगे, निजी स्कूल खुलने लगे, निजी राशन की दुकानें खुलने लगी, निजी कंपनियों की स्थापना होने लगी और प्रत्येक वस्तु का उत्पादन प्राइवेट सेक्टर करने लगा। इसका मतलब है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरी चीज, उत्पाद की कीमत बाजार डिसाइड करे, न कि सरकार। ध्यान देना इस बात को। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी सरकार करती थी और उत्पाद की कीमत भी सरकार डिसाइड करती थी, पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन निजी क्षेत्र करता है और उसकी कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा होता है। बाजार का मतलब होता है डिमांड एवं सप्लाई। इस बाजार का अर्थ है मांग एवं आपूर्ति। इसको इस तरह समझो आप, बाजार में आलू आ गया, अब जाते हैं आलू खरीदने या प्याज खरीदने। मान लीजिए बाजार में आलू की सप्लाई बड़े पैमाने पर हो गई, पर खरीदार कम है, तो आलू का रेट गिर जाएगा। अरे बात है, सप्लाई तो बढ़ गई, मांग कम हो गई, तो उसका रेट, उसकी कीमत गिर जाएगी, अर्थात आलू सस्ता हो जाएगा। दूसरी चीज कि मार्केट में आलू की सप्लाई कम हो गई और खरीदार ज्यादा हो गए, अर्थात बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो आलू महंगा हो जाएगा। इसे ही कहते हैं बाजार, क्योंकि बाजार में दो फैक्टर काम करते हैं, मांग मतलब डिमांड, आपूर्ति का मतलब सप्लाई। इसका मतलब है कि उत्पाद और सेवा की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होने का मतलब है
मांग और आपूर्ति के द्वारा निर्धारण। मांग का मतलब डिमांड और आपूर्ति का अर्थ है सप्लाई। इसका मतलब है मांग और आपूर्ति के द्वारा जब उत्पाद और सेवा की कीमत निर्धारित होने लगे तो उसे कहा जाता है बाजार द्वारा कीमत का निर्धारण होना। एक उदाहरण लेता हूं आपसे। मान लीजिए आप दिल्ली में तैयारी करने के लिए आते हैं और मुखर्जी नगर में केवल 100 कमरे हैं, 100 कमरे, और पता चला 500 विद्यार्थी आ गए कमरा लेने के लिए, तो स्वाभाविक है मकान मालिक क्या करेगा? किराया बढ़ा देगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। पर यदि 100 कमरे हैं और बाहर से केवल 50 बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, केवल 50 बच्चे कमरे की मांग करेंगे। इसका मतलब यह है कि डिमांड गिर गया, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो मकान मालिक कमरे का किराया कम कर देगा। इसे ही कहते हैं बाजार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पाद एवं सेवा की कीमत बाजार निर्धारित करता है। फिर एक प्रश्न कि क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता होती है? कहा जाता नहीं। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता नहीं होती। आखिर क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो लोग ज्यादा दक्ष होते हैं वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और जो कमजोर होते हैं वो पिछड़ जाते हैं। जो ज्यादा दक्ष होंगे वो संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे और जो कमजोर होंगे वो पिछड़ते जाएंगे। इसलिए आर्थिक समानता नहीं होती है। चूंकि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका होती है, निजी क्षेत्र की भूमिका होती है, और प्राइवेट सेक्टर लाभ के लिए काम करता है, जन कल्याण की बात नहीं करता। अर्थात उसे केवल लाभ चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं आपसे। मान लीजिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपकी तबीयत खराब है, आप जाते हैं, आपको एडमिट करेगा तो फीस जरूर लेगा, आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। यदि आप फीस देने में सक्षम नहीं है तो वो आपको एडमिट नहीं करेगा, चाहे आपकी मौत ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि उसके लिए लाभ प्राइमरी है। जबकि सरकारी हॉस्पिटल में क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका इलाज होता है। अब एक चीज सोचो, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण दोनों ये करेगा, उत्पाद की कीमत बाजार डिसाइड करेगा, तो स्वाभाविक है जिसके पास पैसे होंगे उसे संसाधन उपलब्ध होगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसके पास संसाधन उपलब्ध नहीं होगा। मान लिया जाए कि प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा है, तो स्वाभाविक है जो फीस चुकाने में सक्षम होगा वह उन स्कूलों में पढ़ेगा, और जो चुकाने में सक्षम नहीं होगा उन स्कूलों में नहीं पढ़ पाएगा। अच्छे स्कूल में वो बच्चे पढ़ेंगे जिनके मां बाप संपन्न होंगे, तो वो बच्चे निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो गरीब होंगे उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे तो पिछड़ते चले जाएंगे। अब बाजार में जो भी अपॉर्चुनिटी अवसर क्रिएट होगा उसका लाभ कौन उठाएगा? अमीर वर्ग के बच्चे। अमीर वर्ग के बच्चों को लाभ मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा दक्ष है। दक्ष इसलिए है क्योंकि अच्छे स्कूल से पढ़ के आए हैं, अच्छे स्कूल में इसलिए पढ़ाई की क्योंकि मां बाप संपन्न है जो फीस चुकाने में सक्षम है। स्वाभाविक है वो और ज्यादा अमीर होते चले जाएंगे। इसलिए देखा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समानता, आर्थिक समानता नहीं होती है। और एक बड़ी चीज देखा जाए, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का
न्यायोचित वितरण नहीं होता है। अर्थात अमीर के पास हो सकता है 1 करोड़ का मकान हो और गरीब के पास हो सकता है झोपड़ी लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है किसी के पास 2 कमरे का मकान हो, किसी के पास 1 कमरे का मकान हो, बस इतना ही अंतर होता है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि गरीब व्यक्ति कोशिश करता है कि अर्थव्यवस्था समाजवादी हो और अमीर व्यक्ति की कोशिश होती है कि अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो। प्रश्न ये उठा, यदि आपको यह निर्णय लेना है कि कोई देश समाजवाद की ओर जा रहा है या पूंजीवाद की ओर जा रहा है, सबसे आसान तरीका यह है, आप ये देखो कि उत्पादन कौन कर रहा है। मान लिया जाए उत्पादन सरकार करने लगी, सारी कंपनियों को अपने कब्जे में लेने लगी, तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था समाजवाद की ओर बढ़ रही है। पर यदि सरकार ने यह कहा आज के बाद हम उत्पादन नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर करेंगे, जैसे टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, पहले प्राइवेट कंपनियां नहीं थी, केवल बीएसएनएल या एमटीएनएल काम कर रही थी। इसका मतलब था कि टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण था, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था। उड्डयन क्षेत्र में केवल एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस काम करती थी, अर्थात उड्डयन कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। पर सरकार ने क्या किया बाद में, टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां आ गई, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, यूनिनार, रिलायंस जैसी कंपनियां आ गई। अब सोचो, तो प्राइवेट सेक्टर जब सेवाओं को उत्पादन करने लगा और सेवाओं का वितरण करने लगा, प्राइवेट सेक्टर, इसका मतलब पूंजीवाद। उड्डयन क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां आ गई, जैसे इंडिगो, गो एयरवेज, जेट एयरवेज। जब ये प्राइवेट कंपनियां आने लगी उड्डयन क्षेत्र में, इसका मतलब है पूंजीवाद। सामान्यतः देखा जाता है कि 1990 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर लगातार अग्रसर होती चली जा रही है। देखा होगा आपने, निजी स्कूल खुलते जा रहे हैं, निजी अस्पताल खुलते जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर अपनी कीमत लेता है क्योंकि लाभ के लिए काम करता है। इस प्रकार आपने देखा, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी चीज समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब एक प्रश्न उठा, तीसरा जो शब्द है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। इसका मतलब है इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होता है इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अब ध्यान दो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र उत्पादन करता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य उत्पादन करता है। और जब दोनों का मिश्रण हो जाएगा, इसका अर्थ यह है उत्पादन में राज्य और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है। इसका अर्थ यह है में राज्य एवं निजी क्षेत्र की भूमिका हो। दूसरी चीज, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पाद की कीमत बाजार निर्धारित करता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पाद की कीमत सरकार निर्धारित करती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि कुछ उत्पादों की कीमत बाजार डिसाइड करेगा और कुछ उत्पादों की कीमत सरकार डिसाइड करेगी। इसका मतलब यह है
अब ध्यान देना, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं। अर्थात सरकारी अस्पताल भी होंगे तो निजी अस्पताल भी होंगे, सरकारी स्कूल भी होंगे तो निजी स्कूल भी होंगे, सरकारी कंपनियां भी होंगी तो निजी कंपनियां भी होंगी। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल भी है तो एयरटेल भी है, उड्डयन क्षेत्र में एयर इंडिया भी है तो इंडिगो भी है। इसका अर्थ यह है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन में राज्य और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है, और उत्पाद की कीमत, कुछ उत्पाद की कीमत बाजार निर्धारित करता है तो कुछ उत्पाद की कीमत राज्य निर्धारित करता है। इस प्रकार आपने देखा समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पुनः हम बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था। विकास के स्तर की बात करें, हम सबसे पहले बात करें विकसित अर्थव्यवस्था। मतलब डेवलप इकोनॉमी। विकसित अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं? विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि औद्योगिकरण बहुत अधिक हो, संसाधनों का अधिकतम दोहन हो सके, विकसित अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका या यूरोप की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है, और हर देश की कोशिश होती है कि वह विकसित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो जाए। प्रश्न यह उठता है कि विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होती है? हम किस आधार पर यह कहेंगे किस देश की अर्थव्यवस्था डेवलप इकोनॉमी है, विकसित अर्थव्यवस्था है? इसके लिए पहली चीज, विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण बहुत ज्यादा हो चुका होता है, बड़े बड़े उद्योग लग चुके होते हैं। पहली बात, संसाधनों का अधिकतम दोहन हो चुका होता है, अर्थात वह देश संसाधनों का अत्यधिक दोहन करके अपने उद्योग को प्रोत्साहित कर चुका होता है, और अर्थव्यवस्था में उद्योग की भूमिका ज्यादा होती है। अर्थात
वहां जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सब उद्योगों में काम करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी देश की पॉपुलेशन जो भी हो, तो देश के लगभग 70 से 80% लोग उद्योगों में काम करते हैं, अतः कृषि पर निर्भरता कम होती है। इसीलिए विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कृषि की भूमिका सीमित होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए किसी ए नामक कोई देश है जो विकसित है। अब यहां क्या होगा, कृषि की भूमिका हो सकता है केवल 10 से 15% हो सकता है केवल 5% हो उस देश की अर्थव्यवस्था में, और जनसंख्या का बड़ा सा भाग कृषि पर निर्भर नहीं होता बल्कि उद्योगों पर निर्भर होता है। विकसित अर्थव्यवस्था। अब एक चीज सोचो, उद्योग जहां लगते हैं, जहां उद्योग लगेंगे स्वाभाविक है वहां शहर बस जाएगा। जैसे मान लिया जाए यह उद्योग है, उद्योगों में काम करने वाले लोग आसपास रहेंगे तो एक शहर बन जाएगा। तो जहां औद्योगिकरण होगा वहां शहरीकरण होगा। इसलिए दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वहां शहरीकरण सबसे ज्यादा हुआ है। क्यों? कि भाई लोगों को जब रोजगार करना है तो लोग शहर की ओर जाएंगे और शहर में बस जाएंगे, क्योंकि रोजगार के ज्यादातर जो अवसर है वह शहरों में क्रिएट हो रहा है, इससे ज्यादातर लोग शहरों में रहेंगे। यह भी संभव है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन शहरों में हो। अब देखो, चूंकि विकसित अर्थव्यवस्था है तो स्वाभाविक है वहां गरीबी कम होगी। आखिर गरीबी क्यों कम होगी? क्योंकि बड़े बड़े उद्योग हैं, जहां उद्योग लगेंगे वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी गरीबी कम होगी, उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएगी। अब सोचो, जब विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके पास बहुत पैसा होगा तो वो देश सड़कों का विकास करेंगे, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा, हो सकता है बुलेट ट्रेन चलने लगे। इसे अक्सर देखा होगा कि माना जाता है बुलेट ट्रेन विकसित अर्थव्यवस्था का भी एक मानक है, और दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वो बुलेट ट्रेन चल रही है। जीवन स्तर उच्च होता है, उनके जीने के तरीका उच्च होता है विकसित अर्थव्यवस्था में। अब एक चीज सोचो आप, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वहां रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बहुत उच्च होता है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग भी ज्यादा होता है। क्यों? देखो भाई, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, तो इसमें बिजली का उपभोग बढ़ जाएगा, और जब बिजली का उपभोग बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बढ़ जाएगी, उनका जीवन स्तर उच्च हो जाएगा, उनका रहन सहन एकदम बदल जाता है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं इसे कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। अब एक सोचो, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है? विकासशील विकसित अर्थव्यवस्था को पलट दो। स्वाभाविक है विकासशील अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण, अपेक्षाकृत कम,
संसाधनों का दोहन भी विकसित देशों के अपेक्षाकृत कम होता है। कम। कृषि की भूमिका अपेक्षाकृत ज्यादा। अब एक चीज सोचो, विकासशील अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण ज्यादा होता है, सॉरी औद्योगिकरण विकसित देशों के अपेक्षाकृत कम होता है। संसाधनों का दोहन भी अपेक्षाकृत कम होता है। कृषि की भूमिका विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के सापेक्ष ज्यादा होती है। स्वाभाविक है, विकासशील अर्थव्यवस्था में गरीबी तो होगी, और जब गरीबी होगी तो जीवन स्तर क्या होगा? निम्न होगा। निम्न की बात करें हम लोग, इसका मतलब यह है जीवन स्तर निम्न। अब एक चीज सोचो, जब विकासशील देशों में जीवन स्तर निम्न होगा, जो पैसे आएंगे उस पैसे से लोग अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी बचत तो कम होगी। जब बचत कम होगी तो वो लोग गाड़ियों पर, एसी, फ्रिज पर पैसे कम खर्च करेंगे, तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक ऐसे देश हैं जो विकासशील देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के अनेक ऐसे देश हैं जो विकासशील देश हैं। स्वाभाविक है, वहां प्रति व्यक्ति ऊर्जा की डिमांड कम है, खपत भी कम है विकसित देशों की अपेक्षाकृत। अब हर देश क्या चाहता है कि उनके देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो, और सुधार तो तभी होगा जब लोगों के पास पैसा है। पैसा तभी आएगा जब लोगों को रोजगार मिले, रोजगार तभी मिलेगा जब उद्योग लगे। उद्योग, और उद्योग लगाने के लिए और औद्योगिक विकास के लिए संसाधनों का दोहन अति आवश्यक है। विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरी चीज, अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण अत्यंत कम, संसाधनों का दोहन अत्यंत कम, अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका ज्यादा। हम अविकसित अर्थव्यवस्था की बात करें, अविकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण अत्यंत कम होता है, संसाधनों का दोहन भी अत्यंत कम होता है, अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका ज्यादा होती है। अर्थात मान लीजिए
कि वह देश 100 रुपया इनकम जनरेट करता है, तो लगभग 100 रुपये में 60-70 रुपये केवल एग्रीकल्चर से आते हैं, कृषि से आते हैं। इसलिए वह देश कृषि को ज्यादा महत्व देता है। जनसंख्या का बड़ा सा भाग कृषि पर निर्भर। कृषि पर निर्भर क्यों है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में भूमिका किसकी है? कृषि की ज्यादा। और जब अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है जनसंख्या का बड़ा सा भाग किस पर निर्भर होगा? कृषि पर निर्भर होगा। क्योंकि रोजगार भी बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में क्रिएट होंगे, तो जनसंख्या भी कृषि पर निर्भर होगी। चूंकि जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इसलिए उन देशों में शहरीकरण कम होगा। क्यों शहरीकरण कम होगा? क्योंकि लोग गांव में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि रोजगार गांव में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में रोजगार क्रिएट हो रहा है। आप सोचो, वहां गरीबी ज्यादा होगी और जीवन स्तर क्या होगा? निम्न होगा। इस प्रकार देखा कि अविकसित अर्थव्यवस्था की ये विशेषताएं हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के अनेक ऐसे देश जैसे इथोपिया, सोमालिया अविकसित अर्थव्यवस्था है। दुनिया के अनेक ऐसे देश जो अत्यंत गरीब है, वह देश या उन देशों की अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अंत में हम बात करें यदि ये कहा जाए विकसित, इमर्जिंग, विकासशील और अविकसित की बात करें, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जो दोनों के बीच में है, जो न तो पूर्णतः विकसित है न तो विकासशील है, बल्कि इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जो विकासशील अर्थव्यवस्था से ऊपर उठ चुकी है और विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। जैसे हम इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करें, भारत, रूस, चीन, ब्राजील की हम बात करें, दक्षिणी अफ्रीका, इन देशों की इकोनॉमी को इमर्जिंग इकोनॉमी कहा जाता है। इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब होता है दोनों के बीच ना तो विकासशील है और ना तो विकसित है, लेकिन मूव किधर कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं विकसित अर्थव्यवस्था की ओर। अब एक प्रश्न, इन चारों विकसित अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था की बात करें। अब एक चीज सोचो, विकसित अर्थव्यवस्था में जो लोग निवास करते हैं, अर्थात विकसित अर्थव्यवस्था के निवासी अपनी आय का बड़ा सा भाग गैर खाद्यान्न में खर्च करते हैं। दो चीज होती है, एक होता खाद्यान्न और दूसरा होता गैर खाद्यान्न। कोई फूड प्रोडक्ट हो और नॉन फूड प्रोडक्ट। नॉन गैर खाद्यान्न वस्तु क्या है? जैसे मैंने कहा, गाड़ी, खाने को लेकर के जितनी भी चीज खाने में आती है, फूड में आती है, उसे खाद्यान्न, और उसको छोड़कर अन्य जितनी भी वस्तुएं आती हैं सबको कहते हैं गैर खाद्यान्न। जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कार, मकान, ये सब के सब गैर खाद्यान्न के तहत आता है। अब सोचो, व्यक्ति खाने पे कितना खर्च करेगा? मान लिया जाए एक व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए है, वो 30,000 रुपए खाने पे खर्च कर दिया। 30,000 रुपए, बच्चा कितना? 70,000 रुपए। तो 70,000 रुपए गैर खाद्यान्न, मतलब महंगी गाड़ी, मोबाइल, टीवी, एजुकेशन पर खर्च करेगा वो। इसका मतलब है कि विकसित देशों में
खाद्यान्न पर खर्च कम होता है, गैर खाद्यान्न पर खर्च क्या होता है, यहां ज्यादा होता है, यहां कम होता है। इमर्जिंग इकोनॉमी में क्या होता है, खाद्यान्न पर खर्च होता है, गैर खाद्यान्न पे भी खर्च होता है, पर विकसित अर्थव्यवस्था के सापेक्ष इस पर ज्यादा खर्च होता है और इस पर कम खर्च होता है। जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि दोनों पे खर्च होता है, खाद्यान्न पे भी खर्च होता है और गैर खाद्यान्न पे भी खर्च होता है। मान लिया जाए 50-50 दोनों पर खर्च होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की इनकम यदि मान लेता है, इनकम है, जो भी इनकम हो, तो 50% खाद्यान्न पे और 50% लगभग गैर खाद्यान्न पर खर्च करता है। ध्यान देना इस बात को। जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहां लोग अपनी इनकम का लगभग 70 से 80% भाग गैर खाद्यान्न पर खर्च करते हैं। इमर्जिंग इकोनॉमी में यह लगभग 60% के आसपास होता है और जो डेवलपिंग इकोनॉमी है यहां लगभग लोग 50% के आसपास लोग गैर खाद्यान्न वस्तु पर खर्च करते हैं। जो अविकसित अर्थव्यवस्था है, ये अविकसित अर्थव्यवस्था की बात करें हम लोग कि यहां जो है खाद्यान्न पर ज्यादा खर्च होता है और गैर खाद्यान्न पे क्या होता है, कम खर्च होता है। एक ग्राफ के माध्यम से देखा जाए, मान लिया जाए कि यह विकसित अर्थव्यवस्था है, यह अविकसित अर्थव्यवस्था है। यह पता चला विकासशील है, यह इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो अब सोचो आप, गैर खाद्यान्न पर खर्च बढ़ता जा रहा है और कहा जाए कि अविकसित, विकासशील, इमर्जिंग, और हम बात करें विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें हम जैसे जैसे अविकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे, गैर खाद्यान्न पर खर्च, गैर खाद्यान्न का मतलब होता है नॉन फूड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कार, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये सब कुछ आता है गैर खाद्यान्न में, ये बढ़ता चला जाता है। यदि जीवन स्तर की बात करें तो हम जैसे जैसे अविकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की अग्रसर हो गए, जीवन स्तर लगातार उच्च होता चला जाएगा। लगातार उच्च होता चला जाता है। तीसरी चीज बात करें हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, कृषि की भूमिका लगातार क्या होती जाएगी, गिरती चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप ऐसे बढ़ते चले जाओ नीचे, कृषि की भूमिका में निरंतर वृद्धि, अर्थात विकसित अर्थव्यवस्था से अविकसित अर्थव्यवस्था के जो बढ़ेंगे तो कृषि की भूमिका बढ़ेगी। एरो देखो, आप ऊपर जाओगे तो कृषि की भूमिका क्या होगी, कम होती जाएगी। और एक बड़ी चीज तो यही है कि जब अविकसित अर्थव्यवस्था से जब विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं तो शहरीकरण लगातार बढ़ता चला जाता है। शहरीकरण में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। शहरीकरण आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम विकास करते चले जाते हैं उद्योग की भूमिका बढ़ती चली जाती है, और जितना ज्यादा औद्योगिकरण होगा शहरीकरण उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा शहरीकरण होगा, स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था में शहरों की भूमिका क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं संबंध के आधार पर। अक्सर देखा होगा आपने कि भारत की इकोनॉमी इस समय इमर्जिंग इकोनॉमी है,
और यह निरंतर विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं संबंध के आधार पर। एक तो बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, और खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ऐसे देश की अर्थव्यवस्था जो अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर ले, जैसे ना तो किसी अन्य देश से कोई सामान मंगाए, न तो सामान बेचे। फॉर एग्जाम्पल, ए नामक कोई देश है और बी नामक कोई देश है। ए नामक देश बी को न तो कोई सामान बेचे, न तो वहां सामान मंगाए। सामान बेचना निर्यात, सामान मंगाना आयात। तो न तो आयात हो और न तो निर्यात हो, उसे कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब है अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दे, अर्थात दुनिया के सारे लोग, इन्वेस्टर, व्यापारी मेरे देश में आए और हमारे लोग दूसरे देश में जाकर व्यापार करें। उसे कहते हैं क्लोज ओपन इकोनॉमी। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं। मान लीजिए आपका घर है और आपके पड़ोसी का घर है। आपने निर्णय ले लिया कि ना तो पड़ोसी से कुछ लेना है और ना तो कुछ देना है। इसका मतलब है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आपने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल दिया, पड़ोसी के लोग जब चाहे आपके घर में आए, सामान बेचें, यूज करें, और आप लोग उनके घर जाए, सामान बेचें, उपयोग करें। ओपन इकोनॉमी। अब एक प्रश्न कि विश्व का हर एक देश विकास करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलता जा रहा है। खोलने का मतलब यह है कि दुनिया के निवेशक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आए, पैसा लगाएं, व्यापार करें, लाभ अपने देश लेकर चले जाएं। जैसे मान लीजिए भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर को खोल दिया और कहा कि ठीक है भाई, अमेरिका के व्यापारी इंडिया में आएंगे, सामान बेचेंगे, पैसा लगाएंगे रियल एस्टेट में, मकान में। बैंक में पैसा नहीं लगाएंगे, बीमा क्षेत्र में पैसा नहीं लगाएंगे। तो भारत ने इकोनॉमी को खोला है, पर आंशिक रूप से खोला है। अब अमेरिका क्या कहेगा? भाई अपनी इकोनॉमी को पूरा खोल दो, अपनी इकोनॉमी को पूरा खोल दो। अब इंडिया क्या करेगा? अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देगा। प्रश्न ये उठता है कि इकोनॉमी को खोलने से फायदा क्या होगा? ध्यान देना इस बात को कि बंद अर्थव्यवस्था में एक देश का दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं है। अब खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हम अपने देश के अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्र को खोल देते हैं। विश्व के किसी भी देश का कोई व्यापारी हमारे देश आएगा, बिजनेस करेगा, पैसा लगाएगा। प्रश्न ये उठा, आखिर हम जब क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं
तो अक्सर आपने देखा होगा कि दुनिया के अधिकांश देश की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था की ओर मूव कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? एक उदाहरण लेता हूं मैं। मान लीजिए आपने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया, आपके पास पैसा नहीं है। भाई, आपको यदि विकास करना है तो उद्योग लगाना होगा। उद्योग लगाने के लिए पैसा चाहिए, आपके पास पैसा तो है नहीं, तो उद्योग लग नहीं पाएगा। जब उद्योग नहीं लगेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। जैसे हम इस तरह बात करें कि मान लिया जाए पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो उद्योग नहीं लगेगा, उद्योग नहीं लगेगा तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो गरीबी क्या हो जाएगी? गरीबी में वृद्धि हो जाएगी। अब ये चाहते हैं कि ये गरीबी खत्म हो जाए, और गरीबी तभी खत्म होगी जब रोजगार का सृजन होगा, सबको रोजगार मिल जाए। रोजगार का सृजन तब होगा जब उद्योग लगेगा, उद्योग तब लगेगा जब पैसा हो, पर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। अब क्या करेंगे? हम अपनी इकोनॉमी को खोल देंगे और दुनिया के उद्योगपतियों से ये कहेंगे, आओ पैसा लेके आओ। जब पैसा लेके आओगे तो हमारे यहां कंपनी लगाओगे आप। जब कंपनी लगेगी तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। इसका मतलब यह है कि मान लिया जाए आपने अर्थव्यवस्था को खोल दिया तो विश्व के पूंजीपति आएंगे। जब विश्व के पूंजीपति आएंगे तो उद्योग लगाएंगे। जब उद्योग लगाएंगे तो औद्योगिकरण होगा। जब औद्योगिकरण होगा तो रोजगार का क्या होगा? सृजन। और जब रोजगार का सृजन होगा तो गरीबी में क्या आएगी? कमी होगी। दूसरी चीज क्या होगा? जब औद्योगिकरण होगा, उद्योग लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि सरकार के पास पैसा आएगा। और जब सरकार के पास पैसा आएगा तो आधारभूत संरचना, सड़क का विकास होगा। ध्यान देना इस बात को। आपने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया। जो अर्थव्यवस्था को खोल दिया आपने, तो विश्व के अमीर लोग इंडिया आएंगे, उद्योग लगाएंगे, तो औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण होगा तो रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन होगा तो गरीबी में क्या आएगी? कमी आएगी। जब गरीबी में कमी आएगी तो जीवन स्तर क्या होगा? सुधर जाएगा। अब मान लेता हूं गरीबी में कमी आ गई तो लोग शिक्षा स्वास्थ्य में क्या करेंगे? पैसा लगाएंगे। और जब शिक्षा स्वास्थ्य में पैसा लगाएंगे तो भाई लोग शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और जब शिक्षित होंगे तो दक्ष होंगे। जब दक्ष होंगे तो उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाएंगे। एक तो ये। दूसरी चीज, औद्योगिकरण होगा तो सरकार के पास पैसा आएगा। सरकार के पास ये पैसा आया तो सरकार क्या करेगी? सड़क बनाएगी, अच्छे हॉस्पिटल बनवाएगी, जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करेगी। और जब सड़कों का तेजी से विकास हो जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकसित अर्थव्यवस्था के रूप मूव करेगी। इसलिए विश्व के अधिकांश देश अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपनी इकोनॉमी को खोलते जा रहे हैं। इसे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। इस प्रकार आपने क्या देखा? अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है और कितने भी तरह की अर्थव्यवस्था होती है। अब एक प्रश्न,
एक प्रश्न उठता है कि यहां से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान देने इस बात को। प्रश्न यह पूछा जा सकता है, निम्न में से सत्य है। ध्यान देना, पहली चीज कि अब ध्यान देना, घर में स्वयं के लिए भोजन बनाना आर्थिक गतिविधि है। आप प्रश्न, क्या आर्थिक गतिविधि है कि सामाजिक गतिविधि है? ध्यान देना, आर्थिक गतिविधि का अर्थ क्या है? जहां लाभ और हानि का प्रश्न जुड़ा हो। जब व्यक्ति भोजन बनाता है, दूसरों को बेचता है, तब तो आर्थिक गतिविधि। और जब स्वयं खाने के लिए भोजन बनाता है तो क्या होगा? सामाजिक गतिविधि। इसका मतलब आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये प्रकार की क्या है? सामाजिक गतिविधि हो गई। दूसरी चीज बात करें हम लोग, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अब बताओ, सभी तरह की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका होती है। यह कथन सत्य की गलत है? सत्य है। ध्यान देना, सभी तरह की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका होती है। हमने क्या पढ़ा था कि विकसित अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका सीमित होती है, अविकसित अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका ज्यादा होती है। और लाइन क्या है? सभी तरह की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका होती है। तो बेशक ये तो लाइन सही है, कृषि की भूमिका होती है। ये अलग चीज है कि कहीं कृषि की भूमिका ज्यादा होती है और कहीं कृषि की भूमिका कम होती है। मान लिया जाए इस सेंटेंस को चेंज कर दे यूपीएससी और यह कह दे सभी तरह की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका समान होती है। इक्वल मतलब विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका समान होती है। तो लाइन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कि कृषि की समान भूमिका नहीं होती। कहीं कृषि की भूमिका ज्यादा होती है और कहीं कृषि की भूमिका क्या होती है? कम होती है। मान लिया जाए, प्रश्न यह पूछा जाए कि सभी तरह की अर्थव्यवस्था में गैर खाद्यान्न, अब बताओ, हम लोग बात कर चुके खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न। खाद्यान्न जो खाने वाली वस्तु है, जिसका उपयोग खाने के लिए करते हैं। गैर खाद्यान्न, खाद्यान्न को छोड़ के अन्य जितनी भी चीजें हैं, जैसे आप बाल कटवाने जाते हो, ये भी गैर खाद्यान्न। कपड़े पर खर्च करते हो, ये भी गैर खाद्यान्न। मोबाइल पर रिचार्ज करवाते हो, ये भी गैर खाद्यान्न। अब लाइन क्या है? सभी तरह की अर्थव्यवस्था में गैर खाद्यान्न पर खर्च होता है। गैर खाद्यान्न, ये तो लाइन बिल्कुल सही है। अंतर सिर्फ यह है कि कहीं गैर खाद्यान्न पर ज्यादा खर्च होता है और कहीं गैर खाद्यान्न पर कम खर्च होता है। जैसे यदि मान लिया जाए इस लाइन में एक शब्द जोड़ दे कि गैर खाद्यान्न पर समान खर्च होता है, तो लाइन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्था में गैर खाद्यान्न पर ज्यादा खर्च होता है और अविकसित अर्थव्यवस्था में गैर खाद्यान्न पर कम खर्च होता है। मान लिया जाए इस केवल शब्द की बात करें और लाइन जोड़ दे कि सभी तरह की अर्थव्यवस्था में केवल गैर खाद्यान्न में खर्च होता है, तो केवल शब्द क्या हो गया? गलत। क्योंकि खाद्यान्न के साथ साथ गैर खाद्यान्न, खाद्यान्न में तो खर्च होता ही होता है। जैसे मान लो, क्या कोई व्यक्ति भूखा रह सकता है?
भोजन तो सबको चाहिए, कि जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, तो खाद्यान्न पर तो खर्च होगा ही। गैर खाद्यान्न पर खर्च की मात्रा बढ़ेगी या कम होगी, इतना ही अंतर होता है। यदि इस वाक्य में केवल शब्द जोड़ दिया तो भी लाइन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। केवल गैर खाद्यान्न पर खर्च नहीं होता। मान लिया जाए इस शब्द को हटा दिया, केवल खाद्यान्न पर खर्च होता है, तो भी लाइन। जैसे मान लिया जाए वाक्य इस तरह है कि अविकसित अर्थव्यवस्था में केवल खाद्यान्न पर खर्च होता है, केवल शब्द है, तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि अविकसित अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग कपड़ा तो खरीदते ही हैं, बाल कटवाते ही हैं, और कपड़ा खरीदना, कपड़े पर जो खर्च होता है, बाल कटवाने पर जो खर्च होता है, वो सब तो गैर खाद्यान्न में आएगा। इसका मतलब ये है कि अविकसित अर्थव्यवस्था में केवल खाद्यान्न पर खर्च होता है, ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्क ये है कि अविकसित अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न पर ज्यादा खर्च होता है, गैर खाद्यान्न पर कम खर्च होता है, और विकसित अर्थव्यवस्था में गैर खाद्यान्न पर खर्च का अनुपात ज्यादा होता है और खाद्यान्न पर खर्च का अनुपात कम होता है। मान लिया जाए प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है आपसे, निम्न में से सत्य है। जैसे मैंने ये कहा, विकासशील अर्थव्यवस्था सदैव समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। विकसित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। ये चार तरह के सेंटेंस हैं। पहली चीज, विकासशील अर्थव्यवस्था सदैव समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। एक चीज बताओ, विकासशील अर्थव्यवस्था सदैव सदैव समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, ऐसा तो है नहीं। दुनिया के अनेक ऐसे विकासशील देश हैं जो पूंजीवादी है। समाजवाद का मतलब क्या है? उत्पादन और वितरण पर सरकार का नियंत्रण हो। पूंजीवाद का मतलब है उत्पादन और वितरण निजी क्षेत्र के द्वारा हो। अब बताओ, विकासशील अर्थव्यवस्था सदैव समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। सदैव शब्द गलत है, इसका मतलब है यह सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था समाजवादी भी हो सकती है और पूंजीवादी भी हो सकती है। वो बंद अर्थव्यवस्था भी हो सकती है और खुली अर्थव्यवस्था भी हो सकती है। मान लिया जाए ये शब्द न हो, सदैव शब्द न हो, और प्रश्न ये कि विकासशील अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है,
भी हो सकती है, विकासशील अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है, भी हो सकती है। तो भी शब्द है, अरे बात है, इसका मतलब है यह सेंटेंस सही हो जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी हो सकती है। मान लिया जाए भी शब्द न हो, ही हो सकती है। ध्यान दो, विकासशील अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था ही हो सकता है। इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब यह कि विकासशील अर्थव्यवस्था केवल और केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, जबकि हम लोग देख चुके हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था पूंजीवादी भी हो सकती है और समाजवादी भी। इसका मतलब यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, विकसित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है। अब देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है। ध्यान देना, विकसित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। पूंजीवादी भी हो सकती है और समाजवादी भी हो सकती है। पर यदि मान लो लिया जाए कि विकसित अर्थव्यवस्था केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही हो सकती है, ही हो सकती है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समाजवादी भी हो सकती है और पूंजीवादी भी हो सकती है। तीसरी चीज, विकासशील अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था होती है। बेशक प्रत्येक देश विकास करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलता चला जाता है और अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना ही ओपन इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था होती है। यह सेंटेंस गलत भी हो सकता है, यह सदैव सही नहीं है। इसका मतलब यह खुली अर्थव्यवस्था होती है, यह सेंटेंस गलत हो गया। बंद भी हो सकता है। यह अलग चीज है कि विकासशील अर्थव्यवस्था का यह कहा जाए 99.99% देश खुली अर्थव्यवस्था वाली है, या प्रत्येक देश विकास करने के लिए खुली अर्थव्यवस्था की ओर मूव कर रहा है। जैसे चीन की इकोनॉमी पहले बंद अर्थव्यवस्था थी, पर चीन निरंतर विकास करने के लिए अपनी इकोनॉमी को खोलता चला जा रहा है, अर्थात वह ओपन इकोनॉमी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। और तीसरी चीज, विकसित अर्थव्यवस्था सदैव खुली अर्थव्यवस्था होती है। समानता यह सेंटेंस सही है, क्योंकि विकास करने के लिए पूंजी का होना जरूरी है। आज दुनिया के जितने भी पूंजीवादी देश हैं वो सब के सब ओपन इकोनॉमी को एडॉप्ट कर चुके हैं। भारत से कहा जा रहा है या भारत भी विकसित देश बनने के लिए अपनी इकोनॉमी को खोलता चला जा रहा है। ध्यान देना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक प्रश्न की बात करें हम लोग। इस बात को हमेशा याद रखना है कि प्रश्न में जो विकल्प है, विकल्प में शब्दों का प्रयोग किस तरह किया गया है, इस शब्द को हमेशा ध्यान देना है।